बेटा लास्ट की क्लास में हम लोगों ने वेव्स की जो स्पीड है किसमें, स्ट्रिंग में, उसका फॉर्मूला निकाल लिया था और उसका फॉर्मूला मेरे पास आया था v इज इक्वल्स टू अंडर रूट टी बाय म्यू, बल्क मॉडुलस की फॉर्म में b बाय रो। ये सारी चीज हम लोगों ने देखी थी। अब ये बात आप लोगों की बिल्कुल सच है, सत्य है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके पास मान के चलिए कोई वेव इस तरीके से आगे चल रही है तो जो आपके पास स्पीड आएगी वेव की वो ठीक है, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, हर जगह पर ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन आप लोगों के पास कई बार पेपर में अगर एग्जामिनर को पेपर थोड़ा सा सेट करना हो मुश्किल सा तो वो कह देंगे कि आपके पास एक सीलिंग से एक रॉड लटकी हुई है, जिस रॉड की लेंथ L है और उसका मास M है, राइट। आपसे पूछ सकता है कि यहां पर आपने एक वेव जनरेट करी और जो वेव यहां पर जनरेट हुई वो वेव इसके टॉप पर पहुंचने में कितना टाइम पीरियड लगाएगी इन रीचिंग द टॉप मोस्ट पॉइंट। ये आप लोगों से पूछा जा सकता है और कॉन्सेप्ट भी ठीक ठाक है। अच्छा क्वेश्चन वापस बताना आप लोग। बेटा आपने एक सीलिंग से एक रॉड को लटकाया जिसकी लेंथ L है, उसका मास M है, आपकी कोई वेव यहाँ से जनरेट हुई है, तो आप बताइए कितने टाइम में वेव यहाँ तक पहुंचेगी। छोटा सा कहानी है। यहाँ पर आप लोगों को एक दो चीजें जो बहुत ध्यान से समझनी है वो ये है बेटा कि जो हम लोग सोचते हैं कि हमारी वेव यहाँ से यहाँ पर अब सेम स्पीड से ट्रेवल करेगी, तो ये बात अब गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो टेंशन चेंज होगी, टेंशन चेंज होगी ना बेटा, क्योंकि आपके पास इस जगह पर इतना मास के ऊपर टेंशन लग रहा है, यहाँ जाओगे इतना मास यहाँ जाओगे, हर जगह पर हमारे पास टेंशन चेंज हो रही है। एग्जैक्टली। अब वो तो लेटर था हर जगह पर, मतलब पॉइंट तो ग्रेविटी से बिल्कुल सेम हाइट पे था, जमीन से हाइट तो वहाँ पे सेम, वहाँ पे चेंज हो रही है, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी, हर जगह पर टेंशन चेंज हो जाएगी, राइट। यानी कि टेंशन तो स्पेसिफिक रही नहीं, तो इसलिए और भी हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो टेंशन चेंज यानी कि वेलोसिटी चेंज। अब तो फंस गए, तो ऐसे केस में क्या कीजिएगा? ऐसे केस में अपना वही वाला काम करना है बेटा हम लोगों ने जो आज तक करते हैं। क्या? कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट dm, कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट dm जो कि हमारे पास x डिस्टेंस की दूरी पर है। कितनी दूरी पर है? x डिस्टेंस की दूरी पर है। कहीं पे भी ले सकते हो, मुझे उससे क्या कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए, राइट। ठीक, जो आपके पास टेंशन की वैल्यू आएगी, जो आपके पास टेंशन की वैल्यू आएगी वो हमारे पास एक नॉर्मल फोर्स की ही वैल्यू है, मेरे हिसाब से mg की ही वैल्यू है, राइट। लेकिन जो मेरे पास इस पॉइंट पे टेंशन आएगी, लेट्स से वो कुछ अलग यहाँ पूरे मास की वजह से तो नहीं आएगी ना, एक अलग मास की वजह से आएगी, राइट। तो लेट्स से द मास एट पॉइंट ए, ये रॉड यूनिफॉर्म है, मान लो नहीं दे रखा तो भी कोई दिक्कत यूनिफॉर्म है, तो मास टेंशन तो सेम होनी चाहिए। अब ये रॉड यूनिफॉर्म बेटा m/l कांस्टेंट होगा उसका। टेंशन कैसे हो जाएगी? इस पॉइंट पे अलग टेंशन आएगी, इस पॉइंट पे अलग आएगी, इस पॉइंट पे अलग, क्योंकि हमारे पास वेट जो नीचे का इफेक्ट होता है ना, तो बढ़ता चला जाता है। समझ में आ रहे हो? मास पहले कम होगा फिर ज्यादा। एग्जैक्ट। मास यहाँ पे आपको दिख रहा है कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास एट पॉइंट ए द मास मैंने मान लिया है, लेकिन अगर रॉड यूनिफॉर्म है तो मेरे को एक चीज पता है कि जो मास पर यूनिट लेंथ है, देखो इस पॉइंट मास m माना छोटा वाला है और इस बॉडी का मास जो बड़ा मास m माना, ठीक है। तो मास पर यूनिट लेंथ ये बराबर किसके हो जाएगा? ये तो कांस्टेंट रहना है, इसका रेशियो तो हमारे पास सेम रहना है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, तुमने देख लिया है, ठीक है। तो मेरे पास छोटे वाले m की वैल्यू क्या आ जाएगी? छोटा m इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? m टाइम्स x/l। चलेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये जो t है तो पूरी बॉडी के लिए होता है जो टेंशन लगता, लेकिन इस पॉइंट पे टेंशन लगेगा, अब वो कितना हो जाएगा? छोटा टाइम्स m इंटू जी। क्लियर है? कोई परेशानी तो नहीं आ रही बेटा किसी को भी? तो जो आप लोगों के पास v आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? √t/μ, यानी कि √, ये डेरिवेशन हम लोग कर चुके हैं वैसे,
अंडर रूट एम की वैल्यू क्या है मेरे पास, एम टाइम्स ऑफ एक्स बाय एल, एम इंटू एक्स बाय एल इंटू जी इंटू म्यू बचा, और म्यू जो हमारे पास आएगा पूरे का आएगा, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, मास पर यूनिट लेंथ। म्यू की वैल्यू क्या आएगी, मास पर यूनिट लेंथ। पूरी बॉडी के लिए म्यू क्या है, लिनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ। तो हमारे पास जो v आएगा बेसिकली इसी जगह पर m बाय l आ जाएगा। तो देखो m नीचे रहेगा, l ऊपर हो जाएगा, तो m से m गया, l से l गया, क्या बच जाएगा x डॉट g, यानी कि जितने डिस्टेंस पर जा रहे हो उस पे अगर आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई और ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करें तो आपको क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, v आ जाएगा आपके पास। समझ में आता है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमसे तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं था, वेलोसिटी थोड़ी पूछी थी, पूछ सकते हैं वेलोसिटी भी। पूछा क्या है हमसे, टाइम पीरियड। अब यहाँ से हमारे पास टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, v इज इक्वल्स टू dx बाई dt होता है dx बाई dt इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x इंटू जी लिखा जा सकता है। एक काम करो, dt को इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो मेरे पास आ जाएगा dt इज इक्वल्स टू dx बाई अंडर रूट ऑफ x टाइम्स इंटू जी। समझ में आ रहा है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपके पास आ जाएगा dt इज इक्वल्स टू dx बाय जी रूट का, और x की वैल्यू 1/2 लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई। रूट में x की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। x की वैल्यू को अगर मैं ऊपर लेके जाता हूँ तो मेरे पास जो कहानी आएगी बेटा वो आएगी dt इज इक्वल्स टू dx डॉट x की पावर -½ बाय रूट जी। किसी भी भाई बहन बंधु को दिक्कत है, आगे चल सकते हैं। x इसका क्या करना पड़ेगा, dt से t लाने के लिए इंटीग्रेट, इसका क्या करना पड़ेगा मुझे, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे भाई। इनिशियल तो हमारे पास एट टाइम t इज इक्वल टू 0 से लेकर t तक, और लेंथ भी x इज इक्वल टू 0 से लेकर x इज इक्वल टू l तक। x तो 0 से शुरू होगा, l तक हमारे पास इंटीग्रेट हो जाएगा, तो dt का इंटीग्रेशन सिंपल t आ जाएगा। तो मैं इसको 0 से लेकर t वाले स्टेप खा जा रहा हूँ, यहाँ पे t दिया जाएगा। यहाँ पे देखने क्या होगा, यहाँ पे देखो ds डॉट x का इंटीग्रेशन -½ है, तो n + 1 अपॉन n + 1 हो जाएगा, तो -½ + 1 कितना बचा, 1/2 प्लस का। समझ पा रहे हो, ये देखो ना, x की पावर -1/2 + 1 अपॉन -1/2 + 1 हो जाएगा, तो बेसिकली प्लस का 1/2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर ½ बाय g, लेकिन ये भी हमारे पास क्या बचेगा, हाँ 1/2 बचेगा ना, और 1 ये बेसिकली इंटू 1/2 बचेगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा। समझ में आया, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, समझ में आ गया ना। बेसिकली ये वैल्यू होती है ना आपके पास, तो यहाँ पे ये वाला 2 तो तुमने x की पावर ½ लिख दिया इसको, और ये वाली थी 1/2 नीचे आएगी ना, तो 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो आपके पास t की वैल्यू ये रूट में था ऑलरेडी, x ½ का मतलब क्या है, t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट x बाय, ये आपके पास क्या आता है, टाइम पीरियड। अगर आप लोगों के पास इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को ऐसे सॉल्व करना होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो बेटा ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी है। अब आपको एक क्वेश्चन अगर ऐसा मिल जाए कि द ट्रांसवर्स वेव्स, अच्छा ये चीज़ याद रखना पहले 2-3 चीज़ें, ये जितनी मैं वेव की डेरिवेशन करा रहा हूँ स्पीड की, ये सारी ट्रांसवर्स वेव्स के हैं जनरली, सारी किसके लिए हैं, ट्रांसवर्स। लॉन्गिट्यूडल तो आराम से निकालोगे डिस्टेंस बाय टाइम से, ट्रांसवर्स वेव के तहत है। और दूसरा ये बहुत ही छोटे छोटे इंटरवल के लिए, आपने देखा था ना डेल्टा एक्स कितना से उसके लिए निकाला, ठीक है। तो आपसे कहा जाता है कि आप ये ट्रांसफर वेव है, इट ट्रेवल्स विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। क्या बोला, 20 मीटर पर सेकंड, एंड द अदर वेव ट्रेवल्स विद 30 meter per second. If the tension in traveling the first distance, इस केस में is 6 Newton, find the tension in second one provided wire remains सेम। वायर क्या है आपका, सेम। ये क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। तो बेटा ऐसा कुछ भी नहीं करना, आपको जो फॉर्मूला बताया था बढ़ गया ये वाला, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट t बाय म्यू हमारे पास फॉर्मूला रहता है, राइट।
तो आप लोगों के पास देखो ये आ जाए, देखो अगर वायर सेम है तो मास पर लेंथ दोनों का सेम होगा, ये तो बढ़ जाएगा। तो आप कह सकते हो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t, चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। तो आप लिख दो फिर v1 का स्क्वायर बाय v2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू t1 बाय t2, आ गया आंसर। v1 दे रखा है, v2 दे रखा है, t1 दे रखा है, t2 निकाला, क्लियर है। ये टाइम पीरियड है ना, t टेंशन है, t टेंशन है, टी वो ये t टेंशन है। अगर टाइम पीरियड आएगा तो ये देगा, ये टाइम पीरियड है ये वाला। ओह अच्छा, ये भी तो मैंने दोनों का कैपिटल लिख रखा है। वेल ये dt का t है, तो ये टाइम पीरियड है वाला, ये वाला टाइम है और ये वाला t टेंशन है। उसको छोटे से दिखा रहे हैं, छोटे से दिखा रहे हैं। कौन सा छोटे से दिखाऊं, इसको t को छोटे से दिखाऊं, चलो dt का ड्यूरेशन t मान, खुश बेटा, क्लियर, चलेगा, प्रॉब्लम तो नहीं। अच्छा अगर मैं आपको यहाँ पे क्या था कि 20 मीटर पर सेकंड से ये वेव चल रही है और आपको बताना है टाइम, ठीक है, फिर उसे कैसे क्या देना पड़ेगा, मैं कहता हूँ डिस्टेंस x है, मतलब कहता हूँ कि एक वेव है सेम उसी वायर में, एक बार ट्रेवल कर रही है 4 सेकंड में ट्रेवल कर रही है 10 मीटर, तो वही 6 सेकंड में कितना ट्रेवल करेगी अगर वायर सेम है। तो आपके पास रिलेशन क्या आ जाएगा उसमें, ये वाला कि t और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो सेम रिलेशन तो आ जाएगा। इस बार क्या आ जाएगा, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, सॉरी t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सेम कहानी तो हो गई। वैल्यू बदल देगा तो ये कहानी थोड़ी बदल जाएगी, इसमें टाइम पूछ लेगा तो टाइम कैसे निकाल लेंगे बेटा हम लोग, समझ में आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये वाली कहानी समझ में आ गई है। अब एक छोटी सी कहानी अगर मैं आपको और भी जो क्वेश्चन मेरे को मिला उसमें ये है कि एक 4 kg का ब्लॉक है बेटा, a 4 kg block is suspended through a ceiling in a lift which is moving up with acceleration 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन के साथ ऊपर जा रही है। ये कहानी है आपके सामने और आपसे आगे कहता है अगर उसका जो मास पर लीनियर मास डेंसिटी है, लीनियर मास डेंसिटी वो आप लोगों के पास है 20, क्या है बेटा आप लोगों के पास ये मास पर यूनिट है 20, तो आपको बताना है कि इसकी जो वेलोसिटी रही होगी वो कितनी रही होगी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो कहीं तो ये है ना, बेसिकली लिफ्ट है, ये बॉल इस सीलिंग है, इस लीनियर मास पर यूनिट लेंथ कितना दे रखा है हमें 20 दे रखा है, यानी कि म्यू हमारे पास 20 आ गया। अब लिफ्ट ऊपर जा रही थी जिसकी में a की वैल्यू 2 है, 2 मीटर पर सेकंड, v आपसे पूछा है, चेक कर लेते हैं, ये फॉर्मूला लगाइए, v इज टू अंडर रूट t बाय न्यू होता है, राइट, t की वैल्यू क्या आ जाएगी फोर्स के इक्वल, लेकिन जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो मैंने आपको सारे केस करा रखे हैं, ये वाले क्या कराते हैं इसके केस में हम लोग प्लस, गुड, तो v इज टू अंडर रूट m टाइम्स t की जगह पे लिख सकता हूं t इज टू m g प्लस a, याद आ रहा है, लिफ्ट के केस में ऊपर जाता है तो m टाइम्स g प्लस a बाय न्यू की सीधी वैल्यू रखी थी 20, m कितना रखा 4, g को 10 ले लो, v के लिए 10 प्लस 2 12 बाय 20, तो भैया 48 बाय 20 इसको सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा वो आप निकालेंगे। 2.4 तो नहीं आएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 2.4 से रूट में 2.4 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, चलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से इसकी स्पीड वगैरह पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसे नोट करो, फिर हम लोग आगे पावर की तरफ बढ़ते हैं। ओके बेटा, अब जो है हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं, स्पीड वगैरह के बाद पावर ट्रांसमिटेड अलोंग अ स्ट्रिंग, कि भैया किसी भी स्ट्रिंग में कितनी पावर जाती है जब कोई वेव ट्रेवल करती है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है अगर पेपर टफ बनाना हुआ तो। कराता रहूं, हाँ टेंशन ना ले, वो भी कराऊंगा, जो आपको काम दिया वो भी कराऊंगा, टेंशन ना लो, मैं ही कराऊंगा उसे। y वर्सेस x का अगर मैं मतलब y x में वेव चल रही है हमारे पास, अभी तो हमें ये पता है, ठीक है ठीक है, मैं एक वेव फॉर्म ले रहा हूँ बेटा, यहाँ से वही वाली कहानी अपनी, ये इस तरीके से हमारी वेव भी चल रही है, तो मैं इसे जो है आप समझ रहे हो कि मैं ये वेव भी चल रही है हमारे पास, समझ में आ रही है कहानी। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पार्टिकल को यहाँ पर पकड़ लूंगा, एक चीज जरा मेरी ध्यान सुनिएगा इस चीज को, कि जो मेरे पास पार्टिकल हैं वेव के, किसके पार्टिकल हैं, वेव के हैं कि मीडियम जो स्ट्रिंग है, जो वेव जा रही है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके पास इनर्शिया होता है, इनर्शिया होने की वजह से वो चेंज में तो जाना नहीं चाहते, राइट। तो जो भी मेरे पास वेव है यहां से जब इस तरफ जाएगी
तो ये जो पार्टिकल है ये इस तरफ फोर्स लगाएंगे और जब इस तरफ जा रही होगी तो इस तरफ फोर्स लगाएंगे। तो मैंने कल आपको डेरिवेशन भी कराई थी उसकी, तब भी हमने देखी थी। तो एक्चुअल में आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं वो अपनी, यार कोई भी पार्टिकल इनर्शियल चेंज करना ही नहीं चाहता ना, ये तो हम लोग जानते हैं। तो अगर कोई भी वेव जाती है, सुनिए क्वेश्चन मैं आपसे कह रहा हूं, कोई वेव जा रही है तो उसकी जो लेंथ है क्या वो बड़ी होगी पहले से, छोटी होगी, सेम रहेगी, या कुछ भी हो सकती है इनमें से। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई एक वेव ट्रेवल कर रही है तो ट्रेवलिंग करते समय इस वेव की जो लेंथ है, या एक रोप मान लो, एक रोप है, रोप इन दफा वेव ट्रेवल कर रही है, जब ये वेव ट्रेवल कर रही है उस समय पर उसकी लेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ऑप्शन फर्स्ट इट विल इंक्रीज, ऑप्शन सेकंड इट विल डिक्रीज, ऑप्शन थर्ड रोप पे थोड़ी फर्क पड़ेगा, नो इफेक्ट, और ऑप्शन फोर्थ एनी ऑफ द अबव। आप लैम्डा की बात कर रहे हो, लेंथ ऑफ द रोप की बात? लेंथ ऑफ द रोप की बात कर रहा हूं, लैम्डा की। क्वेश्चन कैसे मतलब सिर्फ एक वेव, हाँ ये रोप है, ये इन द फॉर्म ऑफ वेव आगे जा रही है। एक वेव जो आगे जा रही है। हाँ प्रैक्टिकल समझ लो, बिल्कुल सही बात बोल रहे हो कि ये रस्सी उठा लो सर, सही रस्सी उठा लो और आप इसमें से ये वेव, तो मैं यही कह रहा हूँ इस समय पर ये जा रहे हैं तो इसकी जो लेंथ है इसकी, इस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो आपका आंसर क्या आया? नो इफेक्ट, राइट। और ऐसा एग्जामिनर चाहता है कि आप लोग इसे टिक करो। इंक्रीज क्यों है? स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। ऑब्वियसली इंक्रीज आंसर है, एक्चुअल में क्यों ये देख लीजिए भाई साहब, क्वेश्चन बिल्कुल एनर्जी एनर्जी क्वेश्चन बन सकता है और अच्छा क्वेश्चन है। इसके बेस पे मैं तुम्हारा जो किया है वो भी समझा दूं। मैंने क्या बोला था, जो पार्टिकल है यहाँ पर वो इस तरफ जाना चाहे, ये इस तरफ इसको स्ट्रेच कर रहा है और ये इसको इस तरफ स्ट्रेच कर रहा है, और इसे स्ट्रेच करने मतलब पार्टिकल लेवल पे क्या होता है इसकी, जो जब वेव चल रही है तो उसकी लेंथ क्या होती है, आप नाप के देखो ना ऐसे वेव उसमें आती है तो जनरली थोड़ा सा इंक्रीज पाया भी जाता है। तो हमारा आंसर इसलिए होता है, इसका कॉन्सेप्ट ये होता है। जो क्वेश्चन अगर आप करोगे अच्छी बुक से तो आपको मिलेगा, तो उसका आंसर ये क्यों होता है आपको समझ में आ गया है? ठीक है। अब मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि पावर ट्रांसमिटेड की डेरिवेशन करता हूँ। तो पावर ट्रांसमिटेड में इस पर टेंशन लगेगा, मेरे पास इस तरफ लगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो है आपका एक थीटा एंगल से ये बना देता हूँ, और यहाँ पर बेसिकली मेरे पास क्या है, फोर्स लगा है, और फोर्स मेरा इस डायरेक्शन में लगा है। अब यार मुझे बताओ कि इस डायरेक्शन वाले फोर्स के कंपोनेंट से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि जो मेरे पास आपसे कहेगा कि आप y की जो इक्वेशन लीजिए वेव की, y इज इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा t, इस फॉर्म में ले लीजिए अपनी वेव, ठीक है। तो मुझे बताओ क्या x डायरेक्शन में कोई फोर्स का कंपोनेंट निकाल के मुझे कोई फायदा है? नहीं, मेरी वेव का जो लेना है वो y एक्सिस पे लेना है। तो मैं लिख सकता हूं, और देखो फोर्स पीछे की तरफ आ रहा है, वेव का जा रही है, फोर्स पीछे जा रही है, फोर्स के साथ लगा हुआ नेगेटिव, f नेगेटिव, समझ में आ रहा है सारी चीजें, एक चीज बता रहा हूं आप लोगों को। तो f इज इक्वल्स टू माइनस f sin थीटा, बेसिकली फोर्स का कंपोनेंट अलोंग बाय डायरेक्शन माइनस f sin थीटा हो, कि भाई ये f जो है इस तरफ ऐड कर रहा है तो ये माइनस f है, इस तरफ ऐड कर रहा होता है प्लस का होता है, तो ये माइनस f हो जाएगा, और ये मेरे पास x एक्सिस पे तो y का कोई काम ही नहीं है, तो मैं f cos थीटा का काम नहीं, तो मैं f sin ले लेता हूं, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि ये जो कहानी है बहुत छोटी सी है, छोटे लेवल पे बहुत नेगेटिव, एक पार्टिकल को पकड़ रहा हूं, वेव के एक पार्ट, बहुत मुश्किल काम है। तो जब इतने स्मॉल एंगल पर आपका sin थीटा tan थीटा के बराबर होता है, ये हम कर चुके हैं, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर और tan क्या होता है p अपॉन b, sin क्या होता है p अपॉन h, तो h और b हमारे पास ऑलमोस्ट सेम आ जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, f sin थीटा को मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका स्लोप dy by dx, चलेगा, तो प्रॉब्लम तो नहीं है। तो आप लिख सकते हैं f इज इक्वल्स टू माइनस एफ डॉट डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, पावर, पावर का फॉर्मूला याद कीजिए, एफ डॉट वी हुआ करता था, निकाल रखा है हम लोगों ने, p इज इक्वल्स टू एफ डॉट वी, ठीक है। अरे यार ये तो पता ही है ना पावर कैसे निकालते हैं, वर्डन इज इक्वल्स टू फोर्स डॉट डिस्टेंस होता है, तो पावर क्या होता है, वर्डन बाय टाइम, जिनको नहीं समझ आया देखो, तो f डॉट ds बाय dt हो जाएगा, तो f डॉट v पावर, क्लियर। अब तो कोई दिक्कत नहीं, चेहरे बना देते हैं। f डॉट v हमारे पास आ रहे हैं, तो इधर देख लो यहाँ पे, अब तो आ गया ना समझ, अब तो दिक्कत नहीं है। नहीं मैं औरों के चेहरे भी देख रहा हूँ, मैं तेरा ही चेहरा देखूंगा क्या, और भी लोगों की क्लास में। p इज इक्वल्स टू f डॉट v, राइट, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, नेट फोर्स मेरे पास क्या है, माइनस f डॉट
dy बाय dx ये f डॉट v, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, v का मतलब dy बाय dt। चलेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, अब तो हो गया। अब आपके पास क्या है, माइनस f को आप ले लो बाहर, ठीक है, और dy बाय dx की रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो। dy बाय dx के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्या प्रॉब्लम आ रही है? आ रही है कोई दिक्कत? मेरे साथ तो नहीं आनी चाहिए। तो ले लो भैया, क्या आ जाएगा इसका, पहले dy बाय dx यानी कि k बाहर आ जाएगा, k a cos kx माइनस ओमेगा t, ये मेरे पास क्या है, dy बाय dx की वैल्यू। चलेगा भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो लगा दो यहाँ पे f dy की वैल्यू क्या आ जाएगी, बताओ जल्दी से, k a cos kx माइनस ओमेगा t। ठीक है, समझ में आ रहा है? और इसके साथ जब मैं इसको बंद कर दूंगा बेटा, तो dy बाय dt कितना आ जाएगा, इसी इक्वेशन को आप किसके साथ में कर दीजिए, t के तरफ से तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस ओमेगा a, क्यों बेटा माइनस ओमेगा बाहर आएगा ना, ठीक है, ऐसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस ओमेगा बाहर आएगा, तो a cos kx माइनस ओमेगा t। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, माइ इनटू में माइनस ओमेगा a cos kx माइनस ओमेगा t। चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आगे चल सकते हैं बेटा? ठीक है, यहाँ पर देखो जरा मेरे कहानी को, a का स्क्वायर हो रहा है और k इंटू ओमेगा ये हट जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगा, cos का स्क्वायर बटी अंदर का स्क्वायर थोड़ी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, f इंटू k a स्क्वायर, हाँ ओमेगा भी आएगा, और क्या आ रहा है, cos स्क्वायर पूरा फेज वाला kx माइनस ओमेगा t। इसका स्क्वायर नहीं होता, पता होगा आपको, ये cos का इसका इंक्रीज हो रहा है, तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाती है, आपकी इंस्टेंटेनियस पावर। तो p इज इक्वल्स टू एफ के, ये आपके पास पूछा जाता है तो आप ऐसे निकाल लोगे। यहाँ तक तो इसे कोई दिक्कत नहीं है? छोटे पार्टिकल के लिए। हाँ हाँ भाई साहब, वही निकालना पड़ता। ठीक है, अच्छा अब मेरी एक चीज ध्यान सुनना, एक्चुअल में ये जो cos का स्क्वायर है, यहाँ पे जो वैल्यू वेरी करती है, कहाँ से कहाँ तक करती है पता है? cos की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 से लेकर 1 तक वेरी करती है, 0 से लेकर 1 तक वेरी करती है। तो जो एवरेज वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी बेटा, 1/2। समझ रहे हो ना कैसे निकालते हैं, 0 + 1/2, एवरेज तो निकालनी है। जब 0 से लेकर 1 तक cos की पूरी वैल्यू लाई करेगी, तो ये वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी, 1/2। तो आपके पास जो पावर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2 f ओमेगा k a स्क्वायर। cos को उड़ा दिया, इसकी पूरे की वैल्यू मैंने 1/2 लिख दिया ना बेटा, ये cos का फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक वैरी करता है। तो ये आप लोगों से पूछा जाता है कि आप लोगों के पास पावर अगर आएगी तो आपको किस तरीके से निकालनी होती है। ठीक है, लेकिन अभी भी अगर आपको और डिटेल में करना पड़ता है, ये फोर्स जो आ रही है इसको हटा सकते हैं, करने को कितना लेंथी कर लो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। तो P इज इक्वल टू, देखो आपके पास जो फोर्स है बेसिकली टेंशन वाली फोर्स है, और V इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट में t/μ होता है ना। तो t की जगह पर मैं कह सकता हूँ v इज इक्वल्स टू f/μ रूट का, तो f इज इक्वल्स टू v² टाइम्स म्यू। तो इसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ मैं, v² इनटू म्यू। तो p इज इक्वल्स टू 1/2 इनटू v²। ओमेगा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, k/v लिख दूं, ओमेगा को k/v लिख दूं, k/v भी लिख सकता हूँ, तुम्हारी मर्जी है, 2πf लिखना लिख दो, ओमेगा को k/v लिखना हो k लिख दो, इनटू k लिख दो, इनटू a² लिख दो, चलेगा। एक v से एक v तो गया, तो p इज इक्वल्स टू 1/2 k² v इनटू a²। एक चीज मिसिंग है, म्यू कहाँ गया, इनटू म्यू। चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये आप लोगों के पास क्या आ जाती है, एक छोटी सी पावर आ जाती है। अगर आपसे पूछेगा इंटेंसिटी क्या होती है, क्या बोलेगा, इंटेंसिटी क्या होती है? हाँ, तो इंटेंसिटी आपको बताया था, पावर पर यूनिट एरिया, पावर अपॉन में एरिया इंटेंसिटी होती है। तो इंटेंसिटी क्या बेटा, कौन सा वाला, हाँ फिर cos की जो वैल्यू आई करती है ना बेटा, इस पूरे की जो वैल्यू आई करती है, cos की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है,
0 से लेकर 1 तक। तो मेरे को अगर पावर निकाले तो एवरेज पावर लेके चल रहा हूँ, -1 में होती है। 0 से लेकर 1 तक मैं लेके जा। स्क्वायर बेटा ये कुछ भी कर ले प्लस ही आएगा आंसर, ठीक है लाल। तो बेटा मेरे पास एवरेज पावर निकालने के लिए इसको मैं पी एवरेज लिख सकता हूँ, एक ही बात। एनर्जी ट्रांसफर बाय टाइम, सॉरी एरिया। वो इंटेंसिटी है, हां तो इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ ना, वो तो उसका डाउट था। इंटेंसिटी आ गया, तो इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन में एरिया। पावर कितनी आई है बेटा मेरे पास 1/2, कितना आया बताओ भाई, k² v a² इनटू म्यू, ये आया है। अब म्यू को मैं क्या ले सकता हूं भाई, हमारे पास स्ट्रिंग के लिए तो है, तो म्यू इज इक्वल्स टू m/l, और एरिया को क्या ले सकता हूं l² लिख सकता हूं। तो आपके सामने ये आ जाएगा इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 1/2 k² v इंटू a, ये एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है, ये वाला a एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ध्यान रखना, और ये वाला a एरिया है, इसको मैं छोटे से डिनोट कर देता हूं। ये एम्पलीट्यूड है ना, तो यहां से लिया यार, और मैंने ये जो है क्या कर रखा है कि a लिख रखा है ना, तो इसको बड़ा ही मान चलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये वाला एरिया a हो जाएगा और बड़ा वाला a एम्पलीट्यूड है, मैं यहाँ पे डिनोट करता हूँ, बड़ा वाला a आपका एम्पलीट्यूड है और छोटा वाला a आपका एरिया है। वैसे एरिया पूरा उड़ना ही है, तो एरिया को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे l², और म्यू को क्या लिख दिया मैंने मास बाय लेंथ। जरा देखना l³ हो जाएगा, तो m अपॉन l³ क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी लिख सकता हूँ। तो इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू 1/2 k² v a² रो। ये आप लोगों के पास एक छोटा सा नमूना इंटेंसिटी का और पावर का आपके सामने आ जाता है, जिसकी वैल्यू मेरे पास आ रही है पावर की 1/2 मेगा² a² f/v, ये यही है, ये यही है ना, हाँ जी ये यही है। तो ये वैल्यू आप लोगों से पूछी जाती हैं कि आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे। तो छोटा सा शॉर्टकट है, अब चाहे लॉन्ग कट मान लो, शॉर्टकट मान लो, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया है पावर कैसे निकालना है, कोई दिक्कत तो नहीं, इंटेंसिटी आपको समझ में आ गई है, इतना नोट करो, फिर मैं आगे छोटा सा टॉपिक कराऊंगा। ओके बेटा, तो अब हमने जो है देख लिया, पावर वगैरह देख ली, इंटेंसिटी वगैरह देख लिया। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर किसी एक वेव चल रही, उसी बात को ले आता हूं मैं क्या कह रहा हूं कि वेव चल रही, और वेव चलने की वजह से प्रोजेक्टाइल मोशन वेव चल रही है, अभी प्रोजेक्टाइल छोड़ो ना। तो मैं कह रहा हूं कि मैं अगर इस पोर्शन को उठा, जैसे यहाँ पे पहले ये वेव नीचे की तरफ थी रस्सी, अब ये रस्सी पहले मान के चलो यहाँ से लेकर इस वाले पोजीशन पे, राइट। लेकिन जैसे ही वेव उठेगा तो इसकी एक टेंशन इस तरफ लगेगी और इस पॉइंट टेंशन इस तरफ लगेगी, समझ पा रहे हो कहानी को। जिस वजह से ये जो लेंथ है, ये डेल्टा एल मान के चल लेता हूं, ये इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर है, समझ आ रहा है। क्या बताया था, जब वेव आता है हमारे पास टेंशन लगती है, इधर भी टेंशन लगी, तो इसकी वजह से डेल्टा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बेसिकली ये मान के चलिए कि हमारे पास ये जो वेव यहां से उठी, तो ये इस पोर्शन से और ये उठ गई, तो मतलब मैं इसको बड़ा बना दूं, समझ पाओगे क्या कहना चाह रहा हूं। ये डेल्टा एल हो गया, ये x था, और ये वो पोर्शन है जहां से वो राइज किया है, राइट, समझ में आ रहा है। तो मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास डेल्टा x था, और डेल्टा एल इसके पास टोटल लेंथ है, ये वेव है, बेसिकली वेव का मैंने यार पोर्शन काट दिया है, तो डेल्टा एल पूरा ये है, और y डिस्टेंस ये उठी है, तो ऊपर है ना, तभी तो मेरे पास कितना चेंज आया, पर इसका चेंज थोड़ी आया है, ये डेल्टा एल तो एलोंगेट हुई है, चेंज कितना हो जाएगा, तो आप इनके साथ जो चेंज हुआ है वो मैं लिख देता हूं, डेल एल इज इक्वल्स टू डेल्टा एल माइनस डेल्टा एक्स। समझ में आता है इतनी बात तो यार, भाई चेंज है, चेंज तो ये है ना यार, समझ में आ रहा है। अब आपसे पूछेगा कि इस पॉइंट पर इसकी बताइए इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, क्या पूछेगा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई अगर वेव की जो इक्वेशन है वो हमारे पास y इज इक्वल्स टू a sin kx माइनस ओमेगा t के साथ हुई, मतलब सेम कहानी, अगर इस तरीके से वेरी कर रही है तो हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ये आप लोगों से पूछा जाता है। समझ में आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। सुनो आप ध्यान से, ऐसा करता हूं कि मैं पहले अगर
इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? वर्क इनटू में डिस्प्लेसमेंट W इनटू ds। देखिए यहाँ पे जो बर्डन कर रहा है फोर्स करती थी, और यहाँ पे जो फोर्स है वो कौन सी है? टेंशन फोर्स। तो ठीक है, तो आप कह सकते हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी यू से आप कह सकते हो ये T डॉट ds का मतलब एक्सटेंशन वाला पार्ट, T इनटू जो उसमें एक्सटेंशन हुआ वही तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी लेके आएगा। समझ में आ रहा है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वही तो आएगी, और एक्सटेंशन वाला पार्ट यानी कि डेल्टा L। तो आप लोग कह सकते हो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी बेसिकली dy आएगी, बहुत छोटी सी है, du इज इक्वल्स टू T डॉट, लिख सकता हूं ये डेल्टा L माइनस डेल्टा x। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब डेल्टा L को यहां से चेंज कर देता हूं, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लिख सकता हूं, पाइथागोरस थ्योरम। तो आपके पास जो du की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगा t अंडर रूट में क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर चलेगा, माइनस डेल्टा x। ये आ गई मेरे पास पोटेंशियल, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से डेल्टा x कॉमन ले लेता हूँ। क्या कर रहा हूँ? डेल्टा x कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास जो du की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी t। अब यहाँ पर देखना बेटा, डेल्टा x मैंने बाहर कॉमन ले लिया है, अंदर जरा एक बार ध्यान से नजर गड़ाना। डेल्टा x यहाँ से बाहर है तो यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस यहाँ से क्या जाएगा? डेल्टा y आएगा, डेल्टा x का होल स्क्वायर, स्क्वायर है ना। तो मैं लिख रहा हूँ डेल्टा y बाय डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस 1। यार ये x स्क्वायर का रूट सब तभी तो मैंने बाहर लिया हुआ, दोनों में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, रूट का तो 1 ही बाहर आएगा, डेल्टा x बाहर आएगा, x स्क्वायर का रूट में तभी तो x ले सकता हूं मैं। ठीक है, तो मेरे पास ये कहानी आपको समझ में आ गई है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा मैं आप लोगों को यहां पर एक छोटी सी बायनोमियल थ्योरम की बात करना चाहता हूं। तो बायनोमियल थ्योरम का मतलब है आपके पास अगर a प्लस x की पावर n है सच दैट आपका x बहुत छोटा है, तो आपके पास ये क्या होता है? a प्लस n x हो जाता है बायनोमियल थ्योरम में। तो आपके पास 1 प्लस डेल्टा बाई डेल्टा x बहुत छोटा है यार, ये तो बहुत छोटा है, तो ये तो टर्म बहुत छोटी हो जाएगी। समझ पा रहे हो? ये टर्म बहुत छोटी, इसका बायनोमियल थ्योरम यूज कर लेता हूं। इसका मतलब यहाँ पे इस पूरे पावर का मतलब क्या है? रूट, और रूट का मतलब 1/2, तो ये 1/2 बेसिकली इसके पास यहाँ आ जाएगा। तो आपके पास जो du की वैल्यू आ जाएगी, समझ में आ रहा है ना क्या है? मैंने भाई a प्लस x तो ये टर्म हो गई, और उसकी जो पावर है इसका मतलब रूट यानी कि 1/2 है। ठीक है, रूट का मतलब 1/2 होता है, तो आप लिख सकते हो du इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1/2, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई ले आओ, 1/2 इनटू डेल्टा y बाय डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस 1। मेरे हिसाब से ये तो गया, मेरे हिसाब से ये तो गया, और कुछ बच रहा है, t डॉट x तो बच ही रहा है, du इज इक्वल्स टू, अरे बाहर वाला तो बच ही रहा है ना नालायक को, ये तो ब्रैकेट के अंदर ही कहानी। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? ठीक है, तो अब क्या दिक्कत आ रही है? मेरे हिसाब से आनी नहीं चाहिए, आप लोगों को तो आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं, मैं सॉल्व करता हूं। t टाइम्स ऑफ डेल्टा x डॉट डेल्टा y बाय डेल्टा x का होल स्क्वायर, ये क्या आ जाएगी आपके पास? पोटेंशियल एनर्जी। आ तो गई, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी आपको किसी टर्म में पूछी होगी, तो बेसिकली आपसे पूछा गया है y आपके पास ये चल रही है, तो डेल्टा y का डेल्टा x निकालना पड़ेगा, है ना। कई लोग क्या सोचते हैं कि ये हमारे पास डबल डिफरेंशिएशन है। हाफ कहाँ है बेटा? ये तरह हाफ कहाँ ले गया? मैं यहीं था, यहाँ था, दिख नहीं रहा? चश्मा पहन उतार लिया, देख दिख रहा है सबको? सामने बैठा है तब भी नहीं दिख रहा, देख गांजे गांजे भी क्या है? सुभाष नगर में, मेरे को तो लगा था यहाँ बैठा था उत्तम नगर के आगे, नाले के ऊपर। हाँ वहीं मिलता है बेटे, नाले के ऊपर बैठा वहीं तो फूकते हैं सारे। सारे वही घूम रहे थे। नाले तू भी थी? नहीं, यही तो डीलर थी। तू तो नहीं पता मेरे से। साइकिल से रात आती है। को घूमते तू मेरे साथ। इसने तो चटाई बिछाई, रात को तो इसलिए तो चटाई बिछाई। एक बार चेक कर लो भाई, चटाई बिछा रहे हो, पत्ते खेल लेना, फिर कभी को दारू भी खोल रही है करना क्लास में। ये समझ में आ गया बेटा? ये डबल डिफरेंशिएशन नहीं है, कहने का मतलब ये सुन लो क्या है कि डेल्टा y बाय डेल्टा x एक बार वो कर दो, y को x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट और उसका स्क्वायर करो, फिर डिवाइड जाएगी, यानी कि इस इक्वेशन को dy बाय dx की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे तो k बाहर आ जाएगा मेरे हिसाब से, तो ka cos
kx माइनस ओमेगा टी। समझ में आ गया भैया? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो आपके पास u की वैल्यू क्या आ जाएगी? t टाइम्स ऑफ डेल्टा x बाय 2 इनटू, इसको मैं लिख दूं अब इसकी वैल्यू यहाँ पे k स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर kx माइनस ओमेगा टी, ये वैल्यू आ जाती है। अगर आप लोग कहते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0 तो ये वैल्यू kx cos स्क्वायर kx बन जाएगी, है ना। और ये वाली वैल्यू आप लोग नॉर्मल ऐसे ही छोड़ सकते हो, यहाँ तक जो वैल्यू दे रखे हो उसे सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। कोई दिक्कत? बस इतना ही देखना, मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट आई है। अब वो है एट x, सुनो सही, एट x t इज इक्वल टू 0 ये पूछ लेता, तो ये 0 हो जाएगा, कहानी खत्म, cos 0 1 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आएगा? t टाइम्स ऑफ डेल्टा x बाय 2 k स्क्वायर a स्क्वायर हो गया, तो वही रहा ना, ये तो वही हो जाएगा, 0 हो गया। साइन की टर्म्स में अगर आते तो क्या हो जाता? 0 हो जाता, पूरी टर्म में 0 हो जाती है यार। साइन की टर्म सुनना मेरी एक बात बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये आपके पास क्या आई? काइनेटिक एनर्जी क्या आ रही है? t डेल्टा x k स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2। अब मैं आपसे कहता हूं व्हाट इज योर काइनेटिक एनर्जी? ये क्या है? पोटेंशियल। काइनेटिक बोल देखे मैंने, सॉरी, ये क्या है आपकी पोटेंशियल एनर्जी? तो तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे बेटे समझ गए हो यार। अच्छा, मैं समझ गया ना, फिर तो अच्छा है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। अब सुनो, m को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा? अच्छा, एक टर्म और निकालनी है मेरे को अभी, ये t की टर्म्स में चेंज करना पड़ता है। तो v की टर्म्स में वही v इज इक्वल टू अंडर रूट t बाय म्यू, तो t इज इक्वल टू v स्क्वायर म्यू। तो बेटा यहाँ पे v स्क्वायर म्यू भी लिख देना। तो ये आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी ये क्या आ जाएगी? v स्क्वायर म्यू डेल्टा x k स्क्वायर a स्क्वायर बाय 2, ये आपके पास क्या आती है? बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी आती है। ये कहां से आ गया? बेटा यही तो सारी चीज रखी है, t की जगह मैंने v स्क्वायर म्यू लिख दिया। क्यों रखा? अरे भाई तो फॉर्मूला यही तो फार्मूला है t और इसका, समझ में आया? ये क्या दिक्कत है? वैसे ही नहीं छोड़ सकते। मतलब अगर पेपर में आ जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ तक वैल्यू आ सकती है, तो मैं सारी चीज करके दिखा रहा हूँ। मैं ये नहीं आप यहाँ से छोड़ दो, मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, आप तो यहाँ पे छोड़ दो, मैं कौन सा मना कर रहा था? राइट, क्लियर। अब मैं आपको कहता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी की जगह बाद आपको क्या निकालनी है? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर, और आपको पता है म्यू की वैल्यू क्या होती है? m/l, मास पर यूनिट लेंथ होती है। तो m/l की जगह आपके पास क्या आ जाएगा? म्यू इज इक्वल टू m इंटू एल, तो m की जगह पर आप म्यू एल लिख सकते हैं, तो k इज इक्वल टू 1/2 म्यू एल। v को आप क्या लिख सकते हो? dy बाय dt, तो इनटू में dy बाय dt का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा मेरी एक चीज सुनो, m/l की जगह पर एक चीज ध्यान सुनो, मास पर यूनिट लेंथ में छोटा सा मास ले रहा हूं, डेल्टा x वाई लेंथ के लिए मास, तो m बाय यहाँ पे डेल्टा x आएगा, तो म्यू डेल्टा x आएगा यहाँ पर। समझ में आ गया ना, क्योंकि l तो हमारे पास पूरे वैल्यू के लिए है ना बेटा। कौन सा? नहीं x के लिए ले रहा हूँ, x वैल्यू के लिए ले रहा हूँ, डेल्टा x वैल्यू मेन वैल्यू तो ये थी ना, वो तो l तो स्टेशन चेंज के लिए आई है, चेंज वाली थोड़ी ले रहा हूँ। जो मास पर यूनिट लेंथ है वो तो हमारे पास जब यूनिफॉर्म है तब की बात कहानी आएगी ना बेटा। समझ में आ गया? dy बाय dt, इस इक्वेशन को dy बाय dt कर दो तो क्या आ जाएगा? dt यानी कि माइनस ओमेगा बाहर आएगा, राइट, a cos kx माइनस ओमेगा t। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? तो अब डाल दो dy बाय dt की वैल्यू, इसका स्क्वायर कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स म्यू ऑफ डेल्टा x। dy बाय dt की वैल्यू क्या आई है? माइनस ओमेगा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर cos स्क्वायर वही आ गया kx माइनस ओमेगा t, राइट। अब देखो जरा मेरे पास, अगर मैं इन दोनों की बात करता हूं तो ये दोनों बिल्कुल सेम है, बस अंतर इसका है k और ओमेगा बिल्कुल सेम आते हैं। यानी कि अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग ये कह के चलते हैं कि ये एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है, यानी कि अगर किसी भी बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी लूज होती है तो वही लूज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है गेन इन काइनेटिक एनर्जी के। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता वेरिफिकेशन, क्यों? देखो
जितना पोटेंशियल एनर्जी उतनी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है। तो वेव कहती है कि जब भी ये एनर्जी यूज करती है तो आधी काइनेटिक बनती है और आधी पोटेंशियल। ऐसा नहीं कि काइनेटिक एनर्जी लूज होगी तो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। हाँ, ये अलग अलग है, यानी कि इसके लिए ये वाला ग्राफ वैलिड नहीं होता है। ठीक है, इसका नहीं, सेम है इसका, साथ चलते हैं वेव के। ठीक है, और अभी हम लोग देखेंगे भी इसको आगे, जब मैं आपको थोड़ा बहुत बीट वगैरह सुपरपोजिशन वगैरह कराऊंगा, वहां पे भी थोड़ी सी एनर्जी वगैरह छोटी सी टर्म्स है, वो आगे आएगा बेटा, आगे आएगा। अभी रुक जाओ, पहले ये बताओ आपको ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? कर लोगे ऐसे क्वेश्चन छोटे मोटे? तो ये आपके पास क्या था, काइनेटिक एनर्जी। ये फिर वही कहानी, x इज इक्वल टू 0 1 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1/2, ये आ गई। और पोटेंशियल काइनेटिक का रेशियो क्या आ जाएगा, ये आप लोग निकाल लेना। मेरे हिसाब से तो क्या आएगा, 1 ही आ जाना चाहिए। दिखाऊं, कोशिश करके देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। u/k इज इक्वल्स टू है, मैं क्या मिटाना, बस तुम लोग सॉल्व करते रहना और मैं ज्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहा। इज इक्वल्स टू v² म्यू डेल्टा x k² a² k² बाय ओमेगा स्क्वायर तो आएगा हैं। जरा देखो यार, k² ओमेगा स्क्वायर तो आएगा। ये नीचे आएगा ना, ये तो ये रहा ना 1/2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा म्यू टाइम्स डेल्टा x ओमेगा स्क्वायर इनटू a²। तो ये गया, ये गया, ये गया, ये गया। देखो k बाय ओमेगा क्या हो जाएगा 1/v, ओमेगा बाय k भी होता है ना, तो k बाय ओमेगा क्या हो जाएगा 1/v, तो 1/v का स्क्वायर हो जाएगा ना, बाय का स्क्वायर, तो 1/v का स्क्वायर रखो तो v² इज इक्वल्स टू देखो 1 हो गया ना, कटेगा 1। तो u/k का रेशियो इसमें क्या आता है, हमेशा 1 आता है। इस तरीके से आप लोगों को छोटे मोटे प्रूफ करने को दे दे तो भैया ऐसे देगा नहीं, स्कूलों में मुश्किल है, चांसेस कम है कि स्कूल में आए। रेशियो 1 ही, वो तो आना ही है, वो तो आना ही है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।